हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तानियाज नीट एकेडमी। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसे कहते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। ये हमारी क्लास 12th की एनसीईआरटी का हमारा टॉपिक है जो है बायोटेक्नोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। और आज थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट पर इसके पढ़ेंगे एंड धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे ताकि हमें कुछ भी रटने की जरूरत ना पड़े, हमें सब कुछ ऐसे ही समझ आ जाए। चलो, तो पहला क्वेश्चन आता है बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। व्हाट इज योर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज योर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। जैसे आपको पता है, आप लोग कर्ड खाते हो, कहते हैं ना कर्ड कैसे बनता है। कर्ड की मम्मी दूध लेती है, उसको हल्का सा गर्म करती है, उसके अंदर पुराना जो आपका कर्ड बना हुआ है उसको थोड़ा सा उसके अंदर लगाती है। तो उसके बाद अगर गर्मी का टाइम है तो 7-8 घंटे में कर्ड रेडी हो जाता है, तो ठंड का टाइम है तो एक दिन में रेडी हो जाता है आपका कर्ड। होता क्या है, हुआ क्या है इसके अंदर, आपने मिल्क को पहले हल्का गर्म करके आपने उसको थोड़ा एम्बिएंट टेम्परेचर दिया जहां पर माइक्रोब ग्रो कर सके। कर्ड इज मेड अप ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आपके लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो कर्ड में होते हैं। सो आप क्या करते हो, जो आप पुराना थोड़ा सा कर्ड डालते हो ना, उसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, प्रेजेंट है, तो वो एक्ट करता है एज अ इनोक्यूलम। इनोक्यूलम क्या होता है, इनोक्यूलम थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा माइक्रोब किसी जगह पे डाल दोगे और उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ना, तो वो अपना नंबर बढ़ा के ग्रोथ कर लेगा। तो जो आपने थोड़े से कर्ड डाला था उसमें अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले थे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दैट एक्ट एज अ इनोक्यूलम, जो जब उसको मिल्क में डाला उसको उसके सारे न्यूट्रिएंट मिले जो उनको अपना नंबर बढ़ाने के लिए चाहिए थे। एंड उनको टेम्परेचर आपने हल्का गर्म दिया, बिल्कुल कोसा कोसा देते हैं, बहुत उबालते नहीं है क्योंकि उबालोगे तो माइक्रोब वहां मर जाएंगे। तो आप जब उसको वो टेम्परेचर देते हो तो आपको कर्ड फॉर्मेशन होती है। सो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। ये पुराने जमाने में क्या होता था, ट्रेडिशनली क्या होता था कि हमारे नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर कुछ एंजाइम मिल रहा है उसको यूज करते थे और हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते थे जो ह्यूमन बीइंग के लिए हेल्पफुल है। सो प्रोडक्ट्स लाइक चीज, ब्रेड, बियर, आपका कर्ड, ये सारी चीजें इसके अंदर हमारी आएंगी। तो योगर्ट होता है, वाइन होता है, चीज होता है। तो दिस इज योर, जैसे ब्रेड होती है, ब्रेड भी आपको पता होगा सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिए, इट्स अ यीस्ट। यीस्ट को जब आप ग्रो करते हो, मीडिया देते हो, तो आपका ब्रेड बनती है। दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। मतलब आपने बॉडी के अंदर आपने किसी ऑर्गेनिज्म को यूज किया और उससे कोई टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज बना ली जो हेल्पफुल है लोगों के लिए। अब आती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यूज नहीं करते, हम उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई, हर इंसान में एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें एक पर्टिकुलर जगह है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा हेल्प कर रहा है वो पर्टिकुलर एंजाइम बनाने में। तो अगर हम पूरा ऑर्गेनिज्म को ना डाल के हम उसका वो जीन निकाले और उस जीन को किसी तरीके से एक होस्ट के अंदर डाले, उसका नंबर बढ़वाए और फिर उसको हम अपना प्रॉपर कंडीशन दे ताकि वो अपना अपना जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो बना दे। So this is your modern biotechnology. Here you will manipulate the genetic material. जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको पूरे इतने बड़े से डीएनए में से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको काटो, फिर किसी होस्ट के अंदर डालो, उसको उसके साथ जब होस्ट के अंदर डालोगे तो उसको, जैसे कहते हैं ना, काटने का काम सिजर करेगी, फिर जब उनको काट के होस्ट के अंदर डाला तो उसको ग्लू करेगा। तो ये सारी चीजें जो हम करते हैं इनको कहा जाता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो ट्रेडिशनल के अंदर हम पूरा ऑर्गेनिज्म यूज करके हम अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, वेयर एज यहाँ पर हम जीन को मैन्युपुलेट कर रहे हैं, जीन को मॉडिफाई कर रहे हैं। सो कैन आई कॉल इट अ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बोल सकते हैं। सो इट मैन्युपुलेट्स अ जेनेटिक मटेरियल directly in a controlled environment using the technique like gene engineering to
टू क्रिएट अ स्पेसिफिक फास्टर एंड प्रिसाइज रिजल्ट्स। जैसे कि इंसुलिन हो गए, अलग अलग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, ये सारी चीजें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना सकते हैं। इट रिलाई ऑन होल ऑर्गेनिज्म। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म पे रिलाई करता है, whereas modern biotechnology it involves molecular level manipulation of genes, जीन को मैनिपुलेट करना। एग्जाम्पल आपने देख लिए, ट्रेडिशनल के अंदर योगर्ट हो गया, चीज हो गया, ये सब एग्जाम्पल हो गए। इधर रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन हो गया, एक बीटी कॉटन, बीटी हम पढ़ेंगे बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, ये हम एक बैक्टीरिया यूज करते हैं जिसमें हम ग्रोथ कराते हैं, तो उससे कॉटन ऑब्टेन करते हैं। जीन थेरेपी करी, तो ये हो गया हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी हमें पुराने जमाने वाली ट्रेडिशनल नहीं पढ़नी, हमें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है। तो प्रिंसिपल क्या है आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का? सबसे पहले आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करोगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? आप डीएनए और आरएनए और जीन एक ऑर्गेनिज्म का निकालोगे और उसको इन विट्रो प्रोसेसेस के थ्रू हम उसको मॉडिफाई करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला, उसका नंबर बढ़वाया और उसको प्रोडक्शन करा के रख लिया। फिर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जो भी हमारी चीज है, हम उसको स्टेराइल कल्चर मीडिया में अपने ऑर्गेनिज्म को या उसको ग्रो करा के अपना लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जैसे कि एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम, इन सब की प्रोडक्शन कराते हैं। तो जीन को मॉडिफाई करना इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। So genetic engineering is also called as recombinant DNA technology. आप डीएनए को रिकम्बाइन, किसी के साथ कंबाइन कर रहे हो, रिकम्बाइन, तो इसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीन मैन्युपुलेशन, जीन को मैन्युपुलेट करना। और एक टर्म होती है जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है एक जीन से बहुत सारे जीन बनाना, एक इंसान से बहुत सारे इंसान बनाना, मतलब एक किसी भी एक चीज से मल्टीपल चीजें बनाना इज क्लोनिंग। तो एक जीन से मल्टीपल जीन बनाना इज जीन क्लोनिंग। तो दिस इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ योर जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब चलते हैं अपने बेसिक प्रोसीजर के ऊपर कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में करना क्या होता है। सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक बड़े से जीन में से निकालेंगे, मतलब उसे काट के लाएंगे, कटिंग करेंगे। फिर अपना एक वेक्टर मॉलिक्यूल लेंगे जिसके अंदर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। तो नॉर्मली हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट का नंबर बढ़वाने के लिए। क्यों बैक्टीरिया को यूज करते हैं? क्योंकि आपको पता होगा बैक्टीरिया के अंदर जो इकोलाई है वो 20 मिनट के अंदर अंदर अपनी जनरेशन डबल कर लेता है। एक बैक्टीरिया से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। सो बैक्टीरिया में इकोलाई का जो जनरेशन टाइम है डबल करने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है। तो 20 मिनट में वो 1 से 2 बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे। तो क्या होगा, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है अगर हम इकोलाई के अंदर डालेंगे ना, तो वो भी हमारा 20 मिनट में उसका नंबर बढ़ता जाएगा। सो दैट्स व्हाई हम एक होस्ट डिसाइड करते हैं कि किसके अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे। अब सपोज मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे होस्ट यूज करना है इकोलाई। अब इकोलाई क्या होता है? इकोलाई एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर उसका खुद का एक डीएनए होता है विच इज इट्स जेनेटिक मटेरियल। ये इसका मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। एक डीएनए, एक क्रोमोसोम होता है इकोलाई के अंदर। उसके साथ में उसके अंदर एक और चीज होती है जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। इकोलाई के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम से बाहर कोई और डीएनए है जिसको बोलते हैं प्लास्टिड। इसका फायदा क्या है? ये एक तो सर्कुलेटिंग, सेल्फ सर्कुलेटिंग, ये सेल्फ अपना नंबर बढ़ाता है। और देखो, जब एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म बने ना, तो क्या होगा, ये जीन
इधर इसमें भी आया, इसमें भी आया। लेकिन जो ये प्लास्टिड होते हैं ना, इनका कॉपी नंबर होता है। कोई प्लास्टिड एक सेल में सिर्फ एक होता है, कोई एक में दो होते हैं, कोई एक में तीन होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्लास्टिड है उसका कॉपी नंबर कितना है। तो अगर मैं बोलती हूँ इस प्लास्टिड का कॉपी नंबर है 2, मतलब जब ये एक से दो बनेगा ना तो दोनों सेल में दो दो आपके प्लास्टिड होंगे। और अगर आपने इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के रखा होगा ना तो आपका दो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां से मिल जाएंगे, दो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां से मिल जाएंगे। सो प्लास्टिड का एक फायदा है वो खुद से आपका चाहे मेन डीएनए रेप्लिकेट करे या ना करे, ये जरूर आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। साथ में इसका फायदा है इसका कॉपी नंबर हाई होता है। सो हम एक होस्ट डिसाइड करेंगे, उस होस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना उस होस्ट का प्लास्टिड, जिसको प्लास्टिड इज एग्जांपल ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर का काम है। वेक्टर कौन होता है, जो कैरी करके चलता है, ये आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है। हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इसको कट करेंगे, जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कट करके लेकर आएंगे, फिर इसके अंदर लगाएंगे और इन दोनों को सील कर देंगे और फिर इसको इकोलाई में डाल देंगे। और जब इकोलाई को ग्रोथ कराएंगे तो उनका नंबर बढ़ जाएगा। सो दिस इज माय कंप्लीट प्रोसीजर। अब क्या होता है, इनको काटने का काम किसने करा, काटने का काम सिजर करती है और ये मॉलिक्यूलर लेवल पे काट रही है तो इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स। तो हमारा याद रखना लास्ट में जहां पर भी एज होना उसका मतलब होता है वो एक एंजाइम है, दैट इज अ एंजाइम। ठीक है, एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज। अब न्यूक्लिएज क्या है, व्हाट इज दिस न्यूक्लिएज? न्यूक्लिएज आया न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, जब अभी हम आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा तो आपने वहां पढ़ा होगा न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक डीएनए एक आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इनको जो काटता है ना एंजाइम उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला एंजाइम न्यूक्लियस। और अगर न्यूक्लिक एसिड के कॉर्नर को कोई काटेगा उस न्यूक्लियस को बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, बाहर से अगर काटता है। अगर वो कहीं अंदर से काट रहा है उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो हमने बोला ये प्लाज्मिड भी सर्कुलेटिंग है, रेप्लिकेटिंग है, सर्कुलर है, रेप्लिकेटिंग है। तो मतलब ये भी, और क्या बोला था, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोम के बाहर डीएनए है, मतलब ये भी न्यूक्लिक एसिड है। तो मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। अब ये सर्कुलर है, सिंस ये सर्कुलर है तो इसका तो कोई एंड ही नहीं हुआ, मतलब ये हम अंदर से काट रहे हैं। तो ये हम यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे जिसको कट करेगा। सेम वही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यूज करेंगे हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटने के लिए। तो कैन आई से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज द मॉलिक्यूलर सिजर। फिर आता है हमारा, अब इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो इसको ग्लू भी तो लगानी है। तो एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं लाइगेज, लाइगेट करना, जोड़ना। तो ग्लू, योर मॉलिक्यूलर ग्लू इज अ लाइगेज जो जोड़ने का काम करता है और जो तोड़ने का, बाहर निकालने का काम करता है न्यूक्लिक एसिड को, वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये जो डीएनए है इसके अंदर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो ये डीएनए दो चीजों के डीएनए से बना है। तो कैन आई से इट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब इसके अंदर अपने के अलावा कोई और भी डीएनए डला हुआ है। सो दिस इज माय प्रोसीजर। अब आप देखो क्या टेक्निक है, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वेक्टर मॉलिक्यूल जो इकोलाई के केस में प्लाज्मिड होता है। फिर इनकी क्लोनिंग कराते हैं, इनका नंबर बढ़वाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं होस्ट सेल में। पहले तो यहां से निकाला था, उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, अब दोबारा इसको होस्ट सेल में डाल देंगे, जैसे कि इकोलाई।
where it will replicate to produce multiple copies. So हमें इसकी multiple copies मिल जाएंगी. फिर मैं जीन को ट्रांसफर करूंगी, उसको कल्चर मीडिया में डालूंगी और कल्चर मीडिया में वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो भी उससे प्रोडक्ट बनना था उस जीन से वो बन जाएगा और उसको हम निकाल लेंगे. So this is how I will produce a beneficial product and I'm using that for human beings. And कैसे बनाया? जीन को इंजीनियर करके, इंजीनियरिंग करके, अपना दिमाग लगा के. तो वैसे जब आप लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ा होगा और वैसे मैं पढ़ाऊंगी भी, जेनेटिक्स में आपने एक चीज पढ़ी होगी, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है. हमारी बॉडी में कोई भी प्रोटीन है ना, वो डीएनए से ही आ रहा है. मतलब डीएनए मतलब उसके अंदर कोई जीन है जिससे वो आ रहा है. तो जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन और वो प्रोटीन हमें मिल जाएगा, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे. जैसे कि इंसुलिन, इंसुलिन का जो भी प्रोटीन होगा मैं उसको निकालूंगी, उसका जो भी जीन होगा उसको निकालूंगी, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाऊंगी, उसका नंबर बढ़वाऊंगी, फिर उसको लार्ज स्केल पे डाल दूंगी कल्चर मीडिया में, बहुत सारा इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएगा. सो दिस इज हाउ योर जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क्स. तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्या है, आप देखो, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका प्लाज्मिड है जिसको हम वेक्टर बोलते हैं. मैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लाई, उसने यहाँ पे कट लगाए और फिर इसको इसके अंदर डाला और लाइगेज एंजाइम ने इसको वो कर दिया, ग्लू लगा दिया. फिर ये बन गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, या फिर मैं इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कह सकती हूँ. और रिकॉम्बिनेंट को हम स्मॉल आर लिखकर आरडीएनए लिखते हैं. फिर मैं इसको होस्ट में डालूंगी, जैसे कि मैंने इकोलाई में डाल दिया. इनको मैं क्लोनिंग कराऊंगी तो इनका नंबर बहुत सारा बढ़ गया. फिर इसको निकालूंगी, इसको कल्चर मीडिया दूंगी और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, उस प्रोडक्ट को प्यूरिफाई कर दूंगी. So this is my complete process of genetic engineering. अब इसके एक एक स्टेप को कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन से होते हैं, क्या टाइप है, कैसे उसकी कटिंग करते हैं, लाइगेज क्या होता है, कैसे आप डिटरमाइन करते हो, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, सब कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल में. बट आज के लिए बस इतना ही और अब हम थोड़े से एआईपीएमटी के एमसीक्यूज डिस्कशन करते हैं. तो पहला क्वेश्चन, the cutting of DNA at a specific location became possible with the discovery of, कैसे कट करते थे? Restriction endonuclease. So restriction endonuclease would cut it. कोई डिफिकल्ट नहीं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. अगले पीवाईक्यू पे चलते हैं. The DNA molecule to which the gene of interest is integrated. DNA molecule जिसके अंदर हमने gene of interest डाला है is called as, कौन सा एग्जाम्पल था? वन ऑफ द एग्जाम्पल इज वेक्टर, वो प्लाज्मिड. और प्लाज्मिड किस में है? इकोलाई में. और प्लाज्मिड है क्या? वो एक वेक्टर है. सो ये आंसर हो गया हमारा. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली कैसे इंजीनियर करोगे? यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सिंपल, कोई डिफिकल्टी ही नहीं है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following is related to genetic engineering? Mutation, plastid, plasmid and isotope labeling. आइसोटोप का कोई लेना देना नहीं है. प्लास्टिड आपके प्लांट्स के अंदर होते हैं, उसकी भी हमने कोई बात नहीं करी. प्लास्टिड नहीं होते. और प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर मॉलिक्यूल जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो विद दिस आज का लेक्चर कंप्लीट होता है. अगले लेक्चर में मिलते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिटेल में समझेंगे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.